जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे। वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी। 19 खा कलेक्टर द्वारा धन उपकर की वसूली और भुगतान। जब उपज के रूप में वसूली के अधिकार को समान धन उपकर में परिवर्तित कर दिया गया है तो वतनदारों के प्रतिनिधियों का पूरा संगठन अथवा उनमें से संबंधित अधिसंघ प्रतिनिधि कलेक्टर से आवेदन कर सकते हैं कि उनसे वसूली की जाए जिन्हें भुगतान करना है। तब कलेक्टर भू राजस्व के साथ तथा उसके एक भाग के रूप में वसूली करेगा और यह निर्देश देगा कि इसे सरकारी खजाने से वतनदारों को भुगतान किया जाए। 19 गा
वतनदारों के आवेदन पर कलेक्टर यह निर्णय लेगा कि सरकार की सेवाओं के लिए तथा किसानों की सेवाओं के लिए कितनी राशि देना वाजिब है। उपज के रूप में वसूली के अधिकार को सरकार और किसानों दोनों के प्रति की गई सेवाओं के लिए सम्मिलित प्रति लाभ मान लिया जाए तो वतनदारों के प्रतिनिधियों का पूरा संगठन अथवा उनमें से अधिकांश जिनको उपज के रूप में वसूली का अधिकार धन उपकरण में परिवर्तित हो चुका है, वे कलेक्टर से आवेदन कर सकते हैं कि वह निर्णय करें कि उनकी सरकार के प्रति सेवाओं के लिए और किसानों के प्रति सेवाओं के लिए धन उपकर की कितनी राशि बकाया है, तो कलेक्टर यह निर्णय करेगा। कलेक्टर का दिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा। 19 वतनदारों को किसानों की किसी भी सेवा को करने से इनकार करने का विकल्प वतनदारों का पूरा संगठन अथवा उनमें से अधिकांश जिन्होंने उस निर्णय की मांग की है जिसका उल्लेख खंड 19 गावे हैं, उन्हें किसानों की सेवाकार करने से इनकार की छूट है, बशर्ते कि वे इसके लिए कलेक्टर को अपना निर्णय लिखित रूप में भेजें। यदि इस विकल्प का वतनदार प्रयोग करते हैं तो किसानों के प्रति सेवाकार के लिए मिलने वाला धन उपकर का भाग उन्हें नहीं मिलेगा। 9 1874 के बंबई 3 की धारा 21 में संशोधन। धारा 21 में ऐसी अवधि शब्दों के स्थान पर 10 वर्ष की अवधि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। 10 1874 के बंबई 3 की धारा 83 में संशोधन। धारा 83 को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा। 83 धारा 18 की व्यवस्था को छोड़कर सरकार को किसी भी वंशानुगत कार्य के कर्तव्यों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत बनाए गए कानून अगला अधिवेशन शुरू होने से कम एक माह पूर्व विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाएंगे और ये विधान मंडल के प्रस्ताव द्वारा रद्द या परिवर्तित किए जाएंगे। यदि किसी कानून में परिवर्तन किया जाता है तो सरकार उसे स्वीकार करेगी और तदनुसार कानून को पुनः प्रकाशित करेगी, अथवा यदि विधानमंडल कानून को रद्द करता है तो सरकार कानून को रद्द करेगी। उद्देश्य और कारणों से संबंधित विवरण। विधेयक में 3 उद्देश्य नियत हैं। पहला, वतनदार की इच्छा पर वतन को परिवर्तित करने की अनुमति। दूसरा, वतनदारों के कुछ वर्गों को पारिश्रमिक के भुगतान की अधिक सुरक्षा व्यवस्था। और तीसरा उद्देश्य वतनदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कानून द्वारा विशेष व्याख्या की व्यवस्था होना। धारा 2-4 प्रथम उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने के लिए है। धारा 7-9 का आशय दूसरे उद्देश्यों को कार्यान्वित करना है और धारा 10 विधेयक के तीसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। एक, धारा 2 वतनदार को जो अपने वतन के भाग के रूप में भूमि पर अपना अधिकार खोए बिना सेवाकार के दायित्व से मुक्त होना चाहता है, ऐसा करने की अनुमति देती है। इस धारा से ऐसे
वतनदार को अपनी भूमि रखने की अनुमति मिलती है। इससे सरकार को कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि सरकार को इससे निर्धारित धन बरामद करने का अधिकार है। 2. धारा 3 और 4 विधिवत है। 3. धारा 5 द्वारा यह संभव है कि वतन के संयुक्त मालिकों में से एक या कुछ सेवाकार से मुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4. धारा 6 का उद्देश्य मुख्यतः शब्द के प्रयोग द्वारा यह ठीक ठीक परिभाषित करना है कि समाज की सेवा के लिए उत्तरदायी कौन है। 5. धारा 7 में यह व्यवस्था है कि कलेक्टर को यह तय करने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि वसूली उपज के रूप में की जाए या रुपयों में। 6. धारा 8 अधिनियम में 4 और नई धाराओं को जोड़ती है। धारा 19 का वतनदारों को उपज के रूप में भुगतान को परिवर्तित करके रुपयों में भुगतान करने के लिए कलेक्टर को आवेदन करने का अधिकार देती है और कलेक्टर से समान राशि में परिवर्तित करने की अपेक्षा की जाती है। धारा 19 खा कलेक्टर को बाध्य करती है कि यदि वतनदार चाहें तो वह धन उपकर की उगाही राजस्व के भाग के रूप में कर सकता है। धारा 19 गा कलेक्टर को उस वतनदार के संबंध में जिसका सरकार और किसानों को दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान संयुक्त होता है, निर्णय लेने का अधिकार देती है कि कितना पारिश्रमिक सरकार की सेवाओं से है और कितना किसानों की। धारा 19 घा वतनदारों को किसान की सेवा के दायित्व से मुक्त करने की छूट देती है, जिसके लिए उन्हें किसानों की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का वह अंश छोड़ना होगा जिसका निर्धारण धारा 19 गा के तहत कलेक्टर द्वारा किया गया है। 7. धारा 9 वतन के लाभ के संबंध में कलेक्टर द्वारा धारा 21 के तहत किए गए किसी भी समझौते के लिए अधिकतम समय 10 वर्ष निर्धारित करती है। 8. धारा 10 की केवल यह अपेक्षा है कि कर्तव्यों का पालन निर्धारित कानूनों के अनुसार किया जाए। हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर, H.K. चैनानी, सचिव बम्बई विधानसभा, पूना 18 अक्टूबर 1937। वंशानुगत कार अधिनियम संशोधन विधेयक संख्या 23 1937। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई नगर महोदय में 1874 के बम्बई वंशानुगत कार अधिनियम 3 में संशोधन के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। विधेयक में 3 उद्देश्य नियत हैं। पहला, वतनदार की इच्छा पर वतन का परिवर्तन करने की अनुमति। दूसरा, वतनदारों के कुछ वर्गों को पारिश्रमिक के भुगतान की अधिक सुरक्षा व्यवस्था। और तीसरा उद्देश्य वतनदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कानून द्वारा विशेष व्याख्या की व्यवस्था होना। धारा 2-4 प्रथम उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने के लिए है। धारा 7-9 का आशय दूसरे को कार्यान्वित करना है और धारा 10 विधेयक के तीसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। धारा 2 वतनदार को जो अपने वतन के भाग के रूप में भूमि पर अपना अधिकार खोए बिना सेवाकार के दायित्व से
मुक्त होना चाहता है ऐसा करने की अनुमति देती है। इस धारा से ऐसे वतनदार को अपनी भूमि रखने की अनुमति मिलती है। धारा 3 और 4 विधिवत है। धारा 5 द्वारा यह संभव है कि वतन के संयुक्त मालिकों में से एक या कुछ सेवाकार से मुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। धारा 6 का उद्देश्य मुख्यतः शब्द के प्रयोग द्वारा यह ठीक ठीक परिभाषित करना है कि समाज की सेवा के लिए उत्तरदायी कौन है। धारा 7 में यह व्यवस्था है कि कलेक्टर को यह तय करने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि वसूली उपज के रूप में की जाए या रुपयों में। धारा 8 अधिनियम में 4 और नई धाराएं जोड़ती हैं। धारा 19 का वतनदारों को उपज के रूप में भुगतान को परिवर्तित करके रुपयों में भुगतान करने के लिए कलेक्टर को आवेदन करने का अधिकार देती है और कलेक्टर से भुगतान समान राशि में परिवर्तित करने की अपेक्षा की जाती है। धारा 19 खा कलेक्टर को बाध्य करती है कि वतनदार चाहे तो वह धन उपकर की उगाही राजस्व के भाग के रूप में कर सकता है। धारा 19 का कलेक्टर को उस वतनदार के संबंध में जिसका सरकार और किसानों को दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान संयुक्त होता है निर्णय लेने का अधिकार देती है कि कितना पारिश्रमिक सरकार की सेवाओं से है और कितना किसानों की अनुमति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष विधेयक प्रस्तुत हुआ।